तो हमारी ये ज़मीनी पड़ताल शुरू हो रही है उन बहुत ही छोटे सूक्ष्म घटकों से जो आप कह सकते हैं कि चुपचाप पूरी दुनिया में एक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन गए हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ऐसी चीज़ जो हमारे बाल से भी ज़्यादा पतली है, उसमें इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता और शक्ति के संतुलन को कंट्रोल कर सकती है। और देखिए, दांव पर लगा भी बहुत कुछ है। अब ये छोटे छोटे चिप्स सिर्फ हमारे फोन या लैपटॉप्स तक सीमित नहीं है। नहीं, ये तो अब राष्ट्रीय रक्षा और हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का दिल बन चुके हैं। और यही चीज एक बहुत बड़ी सामरिक कमजोरी भी बन जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये संकट है क्या? चलिए सबसे पहले इसी की पड़ताल करते हैं। जब हम आज की स्थिति को देखते हैं तो हमें एक ऐसे ग्लोबल सिस्टम में साफ साफ दरारें नजर आती हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है। आज हालत ये है कि सेमीकंडक्टर की पूरी सप्लाई चेन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, चिप्स की कमी और आत्मनिर्भर बनने की होड़, इन सब के बीच एक तूफान में फंस गई है। सोचिए, एक वक्त था जब ये पूरा एक ग्लोबल नेटवर्क था जहां सब मिलकर काम करते थे, और आज ये एक जंग का मैदान बन चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, एकदम डिजिटल युग की शुरुआत में। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खोज से जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा कल्पना कीजिए, पहले के कंप्यूटर पूरे पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, बिजली भी बेहिसाब खाते थे, और फिर उनकी जगह ले ली इस छोटे से क्रांतिकारी सॉलिड स्टेट डिवाइस ने। एक बहुत बड़ा बदलाव था। और बस इसके बाद तो जैसे आविष्कारों की झड़ी लग गई। 20वीं सदी के बीच का वो दौर, एक के बाद एक नई खोजें हो रही थीं। पहले पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर आया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, और फिर मॉसफेट। इन्हीं मील के पत्थरों ने मिलकर उस मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखी जिसे आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि टेक्नोलॉजी में ये जो तरक्की हो रही थी, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। असल में इसकी रफ्तार इतनी नियमित और प्रिडिक्टेबल थी, मतलब उसका अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये एक नियम, एक लॉ बन गया। एक ऐसा नियम जिसने पूरे एक युग को ही बदल कर रख दिया। और ये था मशहूर मूर का नियम। ये नियम आप कह सकते हैं इस पूरी इंडस्ट्री का इंजन बन गया। एक तरह का वादा कि हर 2 साल में हमारे डिवाइस छोटे होते जाएंगे, तेज होते जाएंगे और ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। भविष्य की तरफ एक ऐसी दौड़ जो कभी रुकने वाली नहीं थी। और ये जो प्रोग्रेस थी वो कुछ इस तरह दिखी। हम शुरू हुए इंटीग्रेटेड सर्किट से, जिसमें एक चिप पर सैकड़ों कंपोनेंट्स होते थे। फिर आया एलएसआई यानी हजारों कंपोनेंट्स। उसके बाद वीएलएसआई जिसमें लाखों कंपोनेंट्स समा गए, और फिर यूएलएसआई जिसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा। छोटा करने की इस रेस में हर कदम ने चिप्स को सिर्फ ज्यादा शक्तिशाली ही नहीं बनाया, बल्कि इसी की वजह से पर्सनल कंप्यूटर क्रांति आई और इलेक्ट्रॉनिक्स इतने छोटे और सस्ते हो गए कि आज वो हर जगह हैं। लेकिन रफ्तार और एफिशिएंसी की इस अंधी दौड़ का एक नतीजा ऐसा भी निकला जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। दशकों तक हमने एक ऐसी ग्लोबल सप्लाई चेन बनाई जो बहुत ही ज्यादा कुशल थी, लेकिन जैसा कि अब हमें पता चल रहा है वो उतनी ही खतरनाक रूप से नाजुक भी थी। इसकी जटिलता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक अकेली चिप बनने की प्रक्रिया में 70 से भी ज्यादा बार अलग अलग देशों की सीमाओं को पार करती है। ये एक ऐसा ग्लोबल जाल है जहां हर देश का एक बहुत ही खास काम है, और ये सारी ताकत बस कुछ ही जगहों पर सिमटी हुई है। और ये जो आंकड़े हैं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान, ये सब मिलकर सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करते हैं। मतलब जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उन पर इनका लगभग पूरा कब्जा है। अब जरा इस टेबल को और गहराई से देखते हैं। ये इस इंडस्ट्री की दुखती रग यानी इसके चोक पॉइंट्स को साफ दिखाती है। एक तरफ अमेरिका है जो चिप डिजाइन और सॉफ्टवेयर यानी दिमागी काम में सबसे आगे है, लेकिन जब बात आती है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब सबसे आधुनिक चिप्स को बनाने की, तो पूरी की पूरी दुनिया ताइवान और दक्षिण कोरिया पर निर्भर हो जाती है। और यही असंतुलन आज के तनाव की सबसे बड़ी वजह है। और ये ग्राफ ये अमेरिका के लिए समस्या की जड़ को दिखाता है। 1990 में दुनिया के 37% चिप्स अमेरिका में बनते थे,
और 2020 आते आते यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 12% रह गया। ये गिरावट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल की कमजोरी है जिसे अब आनन फानन में ठीक करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स की नहीं है। ये इंडस्ट्री अब एक और भी बड़ी दीवार से टकरा रही है, और ये दीवार बनाई है खुद कुदरत ने, यानी भौतिकी के नियमों ने। जो मूर का नियम दशकों तक इस इंडस्ट्री को चलाता रहा, वो अब धीमा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर इतने छोटे हो चुके हैं कि अब वो लगभग एटम के साइज तक पहुंच गए हैं, और इस लेवल पर क्वांटम फिजिक्स के अजीब अजीब असर दिखने लगते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का अपनी जगह से लीक हो जाना। साथ ही इतनी छोटी सी जगह में पैदा हो रहे गर्मी को बाहर निकालना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। सीधी भाषा में कहें तो अब हमारे पास और छोटे होने की जगह ही नहीं बची है। तो फिजिक्स की इस दीवार को तोड़ने के लिए इंडस्ट्री ने EUVL जैसी बेहद जटिल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इसमें एक्सरे जितनी छोटी वेवलेंथ की रोशनी का इस्तेमाल होता है, ताकि चिप पर और भी बारीक सर्किट बनाए जा सकें। और इसी वजह से अब एक नई दौर शुरू हो गई है। सिलिकॉन के बाद क्या? अब रिसर्च हो रही है पूरी तरह नए ट्रांजिस्टर डिजाइन्स पर, और तो और गैलियम नाइट्राइड और ग्राफीन जैसे नए नए मटेरियल्स पर भी। हर एक में ये क्षमता है कि वो आने वाले समय में सिलिकॉन की जगह ले सकता है। तो एक तरफ तकनीक की सीमाएं हैं और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल दबाव। इन दोनों ने मिलकर एक नई ग्लोबल रेस को जन्म दिया है, जिसे हम 21वीं सदी की तकनीकी हथियारों की होड़ कह सकते हैं। और इसका नतीजा ये है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या यूरोप, सब के सब अरबों डॉलर्स इस इंडस्ट्री में लगा रहे हैं। अब उनके लिए सेमीकंडक्टर सिर्फ एक आर्थिक चीज नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य में दुनिया पर राज करने की कुंजी है। और एक बात साफ है, इस दौड़ में आखिरकार वही जीतेगा जो अगली पीढ़ी के मटेरियल्स पर काबू पा लेगा, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड जो अपनी ताकत की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बेस्ट है, या फिर गैलियम नाइट्राइड जो 5G नेटवर्क्स के लिए जरूरी है। मतलब साफ है, जिसने इन मटेरियल्स को कंट्रोल कर लिया, समझिए भविष्य की टेक्नोलॉजी उसी के हाथ में होगी। तो सवाल यही है, सिलिकॉन की क्रांति ने तो दुनिया को बदल दिया, लेकिन अब अगली क्रांति को कौन लीड करेगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि टेक्नोलॉजी का अगला बादशाह कौन होगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि आने वाले कई दशकों तक दुनिया में ताकत का पलड़ा किसकी तरफ झुका रहेगा।